तो यूनाइटेड नेशन कोई प्यूनिटिव एक्शन इजराइल के खिलाफ नहीं ले सकता। उसकी वजह जो कि इसको मगरबी मुल्कों की शय है, फिर वीटो पार उसके पीछे खड़ी है। में ताकतवर का कानून ही हमेशा नाफिज होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए इस पर कौन चार्जेस लगाएगा? जब तक अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर का मुआहदा किया गया, लेकिन इस सीज फायर के मुआहदे को हुए अभी 12 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि इसराइली फौज ने एक बार फिर आज मस्जिद अल-अक्सा से मुल्का सहन में दोबारा फलस्तीनियों पर आंसू गैस की शेयरिंग की, रबड़ की गोलियां बरसाईं। और यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब मस्जिद अल-अक्सा में हजारों नमाज जुमा के बाद जंग बंदी पर खुशी मना रहे थे। सालों से जारी इसराइली नाकाबंदियों और फजाई हमलों के बायस गजा की पट्टी की मईशत इंतहाई खराब हो चुकी है। सिलसिला कहां रुकेगा? सीज फायर मुआहदे की इसराइल ने खिलाफ वर्जी कर दी है। अब आगे क्या किया जा सकता है इसराइल के खिलाफ और कौन कर सकता है? जनरल साहब, अब ये 12 घंटे भी नहीं हुए थे, सीज फायर मुआहदा हुआ, अभी तो मस्जिद अल-अक्सा में खुशियां मनाई जा रही थी। फलस्तीनियों ने सुख का सांस भी सही तौर पर नहीं लिया था, एक बार फिर उन पर हमला हो गया। अब अक़वाम मुत्तहिदा क्या करे, दुनिया क्या करे, मुस्लिम ममालिक क्या करें, किसका क्या किरदार होना चाहिए अभी सूरत हाल में? जनरल साहब देखिए, जो आपने कहा ना अक़वाम मुत्तहिदा क्या करे या दुनिया क्या करे, जो कर सकते हैं वो करना नहीं चाहते। अक़वाम मुत्तहिदा ही है वो फोरम है जहाँ से दुनिया में मजलूम अक़वाम को या मजलूम माइनॉरिटीज़ को या जहाँ जहाँ तनाज़ात हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं इंटरस्टेट, उनके हल के तलाश के लिए ही ये अदारा वजूद में आया था। लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली वीटो पार का एक ऐसा नासूर दाखिल कर दिया गया जो अपने पॉलिटिकल अज़ाइम और स्ट्रेटेजिक अज़ाइम को आगे बढ़ावा देने के लिए वो उन मुल्कों की जायज़ और नाजायज़ इमदाद पर उतर आते हैं और वीटो का इस्तेमाल करके इस अदारे को उन्होंने सिर्फ एक टॉक शॉप बनाकर रख दिया है। कोई भी हतमी फैसला ये अदारा लेने की पोजीशन में नहीं है। जब तक अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है या जब तक इक्वली बिफिटिंग मिलिट्री पावर उसका जवाब तलाश नहीं करती, जिसके इम्कानात नामुमकिन हैं बल्कि नापैद हैं मिडल ईस्ट में, क्योंकि उन्होंने अपना कोई राइवल छोड़ा ही नहीं है, तो उस वक्त तक अनफॉर्चुनेटली पैलेस्टीनियंस इनके रहमो करम पर ही रहेंगे। दुनिया में या स्टेट क्राफ्ट में या जियो पॉलिटिक्स में मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। स्टेट्स अपना मफाद देखती हैं और उन मफाद की पादाश में इंटर स्टेट रिलेशंस कायम होते हैं। और यही वजह है कि आज तक यूएन रेजोल्यूशन, दर्जनों यूएन रेजोल्यूशन बन चुके हैं। ओरिजिनल 1947 का जो डिसीजन था 2 स्टेट के क़याम का, उस पर भी आज तक यूनाइटेड नेशन अमल दरामद करवाने में नाकाम रही है। बल्कि अब तो जिसे डील ऑफ द सेंचुरी कहते हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो यरूशलेम को ही मुतनाज़ बना दिया, उसको कैपिटल डिक्लेयर करके, और बहुत सारे मुसलमान ममालिक ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। जबकि ओरिजिनल सोल्यूशन के मुताबिक ये एक इंटरनेशनल सिटी होना था जहां ज्यूज, क्रिश्चियन और मुस्लिम वो सब के सब जा सकें और अपनी इबादत कर सकें और इंटरनेशनल सिटी में रह सकें। अब उसका भी तनाज़ा एक मजीद इजाफा कर दिया गया है एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट के अंदर। तो मुझे नजर नहीं आता कि इसका हल बहुत जल्द होगा, क्योंकि मुसलमान जो इसको सराउंड करते हैं, उसमें सऊदी अरेबिया हो, इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो, जॉर्डन हो, ये तमाम ममालिक जो हैं कमज़ोर हैं बशमूल इजिप्ट, और वो मिलिटरीली अपना डिसीजन न एनफोर्स कर सकते हैं, न उनमें आपस में इत्तेहाद है कि पैलेस्टीनियंस की मदद पर वो यक आवाज़ होकर अपनी आवाज़ उठाएं। तो ये ही प्रैक्टिस है कि हर साल 2 साल बाद 10 से 12 दिनों की एक एयर कैंपेन इजराइल शुरू करता है, तबाही फैलाता है, सीज फायर हो जाता है और नेक्स्ट इशू के लिए फिर हालात सही सिमर करना शुरू कर देते हैं। अब जनरल साहब, ये जो नुकसान हुआ, ये जानी नुकसान हुआ, इसमें सैकड़ों फलस्तीनी मर गए, हज़ारों जख्मी हो गए, इमलाक का तो आप करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया, वहाँ बिल्डिंग्स को, इमलाक को गिरा दिया गया, तबाह कर दिया गया। अब ये इस नुकसान की जिम्मेदारी फिर आप क्या समझते हैं किस पर आती है? किसको इसका कसूरवार और जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? और क्या ये नुकसान, इसको क्या जंगी जराइम के ज़ुमरे में हम कह सकते हैं कि ये जंगी जराइम हुए हैं और फिर इसके चार्जेस लगाए जा सकते हैं इसराइल पर? देखिए, दुनिया में ताकतवर का कानून ही हमेशा नाफिज होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
इसलिए इस पर कौन चार्जेस लगाएगा? जब अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडन, जो अपनी तरफ से ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े वॉरियर अपने आप को कहते हैं, उनके स्टेटमेंट्स को उठा के देख लें तो उन्होंने कहा इजराइल अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है। तो उन्होंने पहले ही उसको एक वीटो पावर होने की हैसियत से एक क्लीन चिट दे दी है कि इजराइल ने जो कुछ किया सेल्फ डिफेंस में किया। अब कमजोर पार्टी का मौकफ कौन उनसे मनवा सकता है? न इजराइल मानेगा, न अमेरिका मानेगा। और जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन हैं जिनमें इनको वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम में या गोलान हाइट्स के ऊपर जो इनको नई आबादियां बनाने से रोकता है, उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। तो यूनाइटेड नेशन कोई प्यूनिटिव एक्शन पैलेस्टाइन इजराइल के खिलाफ नहीं ले सकता। उसकी वजह जो पहले मैंने बताई थी कि इसको मगरबी मुल्कों की शय है, फिर वीटो पावर उसके पीछे खड़ी है। निकी हेली ने जस्ट लास्ट वीक वीटो एक्सरसाइज किया। तो ये इस वीटो पावर की वजह से जनरल असेंबली को रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं, और सिक्योरिटी काउंसिल तो कर ही नहीं सकती इस वीटो की वजह से। तो लिहाजा कोई ताकतवर अदारा ऐसा मौजूद नहीं है जो मुनसिफ का किरदार अदा कर सके। कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। मजलूम है, पैलेस्टीनियंस कमजोर हैं और कमजोर ही रहेंगे जब तक अरब ममालिक, आपने कहा ना सफारती ताल्लुकात का जी, देखें बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है अगर 57 अरब कंट्रीज इजराइल के साथ अपना सफारती ताल्लुकात खत्म कर दें, अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लें, तो इंटरनेशनली बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट होता है। लेकिन ये एक ख्वाब है जिसकी ताबीर कभी नहीं होगी बावजूद, क्योंकि अरब हुक्मरान अपने अंदर बहुत सारी कमजोरियां रखते हैं, अपने मुल्कों के अंदर बहुत सारी कमजोरियां रखते हैं। ऑयल रिच होने के बावजूद उन्होंने ऑयल डॉलर्स के एवज बेचने के लिए अपने ज़खायर को गिरवी रख दिया अमेरिका के आगे। अब वो उसके खिलाफ भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो जब इतनी कमजोर हुक्मरान हों तो कोई यूनाइटेड फ्रंट पेश नहीं हो सकता, और जब तक यूनाइटेड फ्रंट पेश नहीं होगा मुस्लिम की तरफ से, इसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कुव्वतें भी इसकी पजीराई नहीं करती। ठीक है, तो सब सीज फायर मुआहदा जब होता है दो फरीकों के दरमियान, तो इसकी अहमियत क्या होती है और फिर इसकी क्या गारंटी होती है कि ये दोनों में से कोई मुल्क इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा? चूंकि अगर जिस तरह इसराइल ने 12 घंटे गुजरने से पहले एक बार फिर ये बर्बरियत और जुल्म दोबारा शुरू कर दिया, उसकी खिलाफ वर्जी की, तो ये सिर्फ उन दोनों मुल्कों की अपनी स्वाबदीद पर होता है कि वो कब तक इसको फॉलो करेंगे? कोई इस पर पाबंदी लागू नहीं होती? देखिए, दो तरह के होते हैं सीज फायर। एक होता है इंटरनेशनल इंटरवेंशन की वजह से, यूएन की या किसी सालिस की इंटरवेंशन की वजह से होता है, और एक होता है कि अगर एक मुल्क समझता है जिसका पलड़ा भारी है कि मैंने अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना चाहता था वो मैंने कर लिए हैं, तो वो खुद ब खुद यूनिलैटरल सीज फायर भी कर देता है कि मैंने जो सजा देनी थी दे दी है, अब आइंदा मत करना। ये ताकतवर का प्रेरोगेटिव और प्रिविलेज है। मैं नहीं समझता कि किसी मुल्कों ने बैठकर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई मुआहदा कराया है जिसके दोनों सिग्नेटरीज हैं, जिसकी दोनों की कंडीशंस रखी गई हो, दोनों की तरफ से कोई डायलॉग हुआ हो। ये तो एक बोल्ट फ्रॉम द हेवन हुआ है कि जी रात को अचानक, अभी कल स्टेटमेंट दे रहे थे नेतन्याहू कि हम अपने अज़ाइम की तकमील तक अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे, एंड ऑल ऑफ अ सडन रात को उन्होंने कह दिया जी हम सीज फायर कर रहे हैं। तो क्या वो रात को ऑब्जेक्टिव हासिल हो गए हैं? नहीं, कोई प्रेशर आया है जहां से उन्होंने सीज फायर या हॉस्टिलिटीज रोक दी है, लेकिन इसका कोई गारंटर नहीं है, इसकी कोई जमानत है ही नहीं। लिहाजा ये फिर कोई एक बहाना, कोई एक वजह, कोई एक इंसिडेंट बनेगा और फिर इसी तरह का कुछ खुदा न खास्ता हमें यही मंजर देखने को मिलेगा चंद रोज के लिए, एक लिमिटेड ऑपरेशन, एक एयर कैंपेन। और देखिए इसमें होता क्या है जी, वो जितनी डेवलपमेंट हो रही है गाजा में, उसमें अब जिस तरीके से आपने बिल्डिंग्स को नीचे आते देखा, स्कूल, हॉस्पिटल, उनको वो निशाना बना देते हैं। अब एक एस्टिमेट आ रहा है कि जी तकरीबन $850 मिलियन का नुकसान हो गया, अबाउट $1 बिलियन। अब ये तमाम अरब कंट्रीज, डोनर्स ये ज़कात खैरात भेज देंगे, वो फिर तामीरात शुरू हो जाएंगी। पैलेस्टीनियन बेचारे इसी साइकिल पे रहेंगे। जो ही इनकी तामीर मुकम्मल होगी कोई और वजह बनेगी, फिर एक एयर कैंपेन होगी और फिर इनको तबाह कर दिया जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली मुस्तकबिल करीब में जनरल साहब आपको इसका कोई ऐसा हल नजर आ